हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस विद संतोष चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं संतोष कुमार श्रीवास्तव बाल विकास की अगली क्लास के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। सबने दीपावली मनाया होगा। आशा करता हूँ सबकी दीपावली बहुत अच्छे से मनी होगी। भाई दूज का त्यौहार भी सबने मनाया होगा। आज हम बहुत लंबी क्लास इसीलिए नहीं ले रहे हैं कि आपने एंजॉय किया होगा तो आप थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई की तरफ लौटेंगे। और यह भी आशा करता हूं कि हमने जो पिछली क्लास में आपको पढ़ाया है वो आपने और अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो आज हम बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं की 2-4 विशेषताओं की चर्चा करूंगा जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। लेकिन पढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ और लोग भी उठा सकें। आइए हम आपको जो पिछली क्लास में पढ़ाए थे उसके मुख्य बिंदु में बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में हमने बताया आपको। बाल विकास की अवस्थाएं, इसमें हमने आपको बताया था कि हमने बाल विकास को 4 भागों में बांटा था। एक तो हमने बांटा था गर्भ में शिशु का विकास, जो हम पढ़ा चुके हैं आपको। गर्भ में शिशु का विकास, इसको हमने पढ़ा दिया है आपको। दूसरा हमने आपको बताया था शैशवावस्था, और शैशवावस्था को हमने आपसे बताया था जन्म से 5-6 वर्ष। फिर हमने आपको बाल्यावस्था बताया था और इसकी हमने चर्चा की थी 6 से 12 वर्ष। और किशोरावस्था बताया था मैंने आपको और इसकी हमने चर्चा किया था 12 से 18-19 वर्ष। ये हम आपको इसके पहले भी बता चुके थे। आज हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं क्योंकि ये पोर्शन आपका हमने ख़त्म कर दिया। अगर जो आपने नहीं देखा है तो आप पिछली क्लास में जाकर देख सकते हैं। आज हम इन्हीं तीनों के बारे में 2-4 पॉइंट पे चर्चा करेंगे, इनकी विशेषताओं के बारे में जो एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं आपसे। तो आज हम सिर्फ यही चर्चा करेंगे। इसके बाद फिर और अलग अलग पार्ट बताएंगे आपको। शारीरिक विकास किस प्रकार होता है तीनों अवस्थाओं में, मानसिक विकास किस प्रकार से होता है, सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है, नैतिक विकास किस प्रकार से होता है, ये सब हम आपको अगली क्लास में अलग अलग लेकर आएंगे। साथ ही हमें आपको विकास के सिद्धांत की चर्चा भी करनी है, बायोलॉजिकल थ्योरीज के बारे में बताना है, थोड़ा बहुत बाल विकास के क्षेत्र की चर्चा भी करनी है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे अपनी आने वाली क्लासेस में। फिलहाल आज हम जो पढ़ते हैं वो इन्हीं तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी विशेषताओं की चर्चा करते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं इन्हीं तीनों के बारे में, तीनों विकास के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। आइए हम चर्चा करेंगे शैशवावस्था के बारे में। हम चर्चा करेंगे बाल्यावस्था के बारे में। हम चर्चा करेंगे किशोरावस्था के बारे में। इन्हीं सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आपको मैंने बताया था शैशवावस्था 0 से 5-6 वर्ष मानी जाती है। बाल्यावस्था को हम मानते हैं 6 से 12 वर्ष, 5-6 वर्ष भी लिखा रहता है। और इसको हम मानते हैं 12 से 18-19 वर्ष। अब इसी पे कुछ मुख्य बिंदुओं की हम चर्चा करेंगे जो आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए हम इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम शैशवावस्था की चर्चा करते हैं। तो शैशवावस्था, इस अवस्था को, पहला पॉइंट आप देखिए, इस अवस्था को समायोजन की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था को समायोजन की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था को समायोजन की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था को समायोजन की अवस्था कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब बालक धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो समायोजित करता है अपने आप को। बालक जब शुरू के 3 माह में, तो 1 माह में तो आवाज़ ही नहीं पहचान पाता, 1 से 3 माह में वो आवाज़ पहचानता है और आवाज़ पहचानने के बाद
3 से 6 माह में वो सभी की आवाज़ लगभग पहचानने लगता है और साथ ही साथ अपने परिचितों को भी पहचानने लगता है। तो धीरे धीरे उसकी समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जन्म के समय तो वो समाज के बारे में जानता ही नहीं है, फिर धीरे धीरे अपने परिवार के बारे में जानता है, अपने रिश्तेदारों के बारे में जानता है, अपने आसपास के बारे में जानता है और उसके बाद फिर धीरे धीरे 3 वर्ष के बाद वो हर चीज़ों में अपना समायोजन शुरू करता है। तो यह समायोजन की अवस्था भी है कि वो सभी चीज़ों के बारे में जानेगा और धीरे धीरे सभी चीज़ों के साथ वो अपने समायोजन को स्थापित करेगा। इस अवस्था में नवजात शिशु का विकास होता है। इस अवस्था में नवजात शिशु का विकास होता है। ये तो हमने आपको समाजीकरण की प्रक्रिया बताई। बालक तो अपने शरीर का भी समायोजन करता है, हाथ पैर फेंकेगा, फिर धीरे धीरे चलना शुरू करेगा, फिर घुटनों के बल चलेगा, फिर चलना शुरू करेगा, धीरे धीरे बोलना शुरू करेगा। तो हर चीज़ से वो समायोजन स्थापित करता है और साथ ही इसी अवस्था में एक नवजात शिशु का विकास भी प्रारंभ होता है और साथ ही मानव जीवन के भावी निर्माण की प्रक्रिया भी यहीं से शुरू होती है। बालक के भावी जीवन का निर्माण यहीं से होगा। बालक के भावी जीवन का निर्माण शैशवा अवस्था से ही प्रारंभ होती है। बालक के भावी जीवन का निर्माण शैशवा अवस्था से ही प्रारंभ होती है। अब देखिए, इस अवस्था में समायोजन होगा, इस अवस्था में नवजात शिशु का विकास होगा और बालक के भावी जीवन का निर्माण भी इसी अवस्था से शुरू होता है। कुछ विद्वान तो यहाँ तक मानते हैं कि इस अवस्था में बालक का मानसिक विकास भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। हमारे यहाँ कहावत भी कही गई है, होनहार बिरवान के हो चिकने पात, अथवा ऊँट के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। तो इसलिए शैशवा अवस्था बहुत महत्वपूर्ण अवस्था हो जाती है। अब हम चर्चा करते हैं बाल्यावस्था के बारे में। बाल्यावस्था क्या है? जन्म के बाद की दूसरी महत्वपूर्ण अवस्था। जन्म के बाद की दूसरी महत्वपूर्ण अवस्था। जन्म के बाद की दूसरी महत्वपूर्ण अवस्था है। ठीक, अब देखिए, बाल्यावस्था में ही बालक स्कूल जाना शुरू कर देता है। 5 से 6 वर्ष की अवस्था जब होती है, आजकल तो शैशवा अवस्था में ही बालक स्कूल जाने लगे हैं। 3 से 4 वर्ष का बालक क्या करता है, प्लेवे स्कूल में डाल देते हैं, तो विद्यालय जीवन तो यहीं शुरू हो जाता है। लेकिन जो मानक है उसके हिसाब से जो बाल्यावस्था का 5 से 6 वर्ष का आयु वो विद्यालय के लिए उपयुक्त होता है। इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक विद्यालयी आयु, इसीलिए इसे हम प्रारंभिक विद्यालयी आयु भी कहते हैं। ये क्या है? प्रारंभिक विद्यालयी आयु। इसे हम क्या कहते हैं? प्रारंभिक विद्यालयी आयु। इसे प्रारंभिक विद्यालयी आयु माना जाता है क्योंकि इसी अवस्था में बालक विद्यालय में जाना शुरू करता है। और अगर जो पूछा जाए कि ये एक अवस्था कौन सी है, तो सामाजिकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ भी यहीं से होता है। जब वो विद्यालय में जाएगा तो समाज से ज़्यादा परिचित होगा, तो सामाजिकरण की प्रक्रिया भी यहीं से शुरू हो जाएगी। अब और क्या है, इस अवस्था में बालक क्या होते हैं? इस अवस्था के बालक अधिक ऊर्जावान होते हैं। खेलना कूदना, हमेशा मस्ती में रहना इस अवस्था की विशेषता है। इसीलिए इसको हम स्फूर्ति अवस्था भी कहते हैं। इसलिए इसको हम स्फूर्ति अवस्था भी कहते हैं। अगला पॉइंट, इस अवस्था का बालक प्रायः हमेशा मिट्टी में, धूल मिट्टी में खेलता कूदता रहता है। कभी कभी दिखने में बहुत गंदा भी लगता है, इसीलिए इसको हम गंदी अवस्था भी कहते हैं। इसीलिए इसको हम गंदी अवस्था भी कहते हैं। और देखिए, 8 से 10 वर्ष का बालक, 8 से 10 वर्ष का जो बालक होता है वो प्रायः समूह में रहना
शुरू कर देता है। वो प्रायः समूह में रहना ही पसंद करता है, इसीलिए इसको हम गैंग एज भी कहते हैं। इसीलिए इसको हम गैंग एज भी कहते हैं। इसलिए इसको हम गैंग एज भी कहते हैं। ये बाल्यावस्था के कुछ मुख्य बिंदु है जो कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। अब हम चर्चा करते हैं किशोरावस्था की। ये एक जटिल अवस्था है। पहला पॉइंट क्या है कि ये एक जटिल अवस्था है। जटिल अवस्था है, यह एक जटिल अवस्था है। इसे जटिल अवस्था हम क्यों कहते हैं? इसे जटिल अवस्था क्यों कहा जाता है? क्योंकि किशोर को नवीन रूप से समायोजन की आवश्यकता पड़ती है। जटिल अवस्था क्योंकि किशोर को नवीन समायोजन की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि किशोर को नवीन समायोजन की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? जटिल अवस्था कहते हैं। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? जटिल अवस्था भी कहते हैं। अब देखिए, स्टैनली हॉल ने इस अवस्था को क्या कहा है, यहाँ ध्यान देना है। स्टैनली हॉल के बारे में हम आपको इसके पहली क्लास में बता चुके हैं। स्टैनली हॉल ने इस अवस्था को क्या कहा है? संघर्ष, तनाव और तूफान का काल। संघर्ष, तनाव व तूफान का काल। साथ ही इसे विरोध का काल भी कहा जाता है। साथ ही इसे विरोध का काल भी कहा जाता है, याद रखिएगा। साथ ही इसे विरोध का काल भी कहा जाता है, या विरोध की अवस्था कही जाती है। विरोध का काल या अवस्था इसे कही जाती है। विरोध का काल या अवस्था इसे कहा जाता है। और इसमें क्या देखना है, यह एक समस्यात्मक अवस्था है। यह एक समस्यात्मक अवस्था है। इसे एक समस्यात्मक अवस्था भी कहते हैं। यह एक समस्यात्मक अवस्था भी कही जाती है। क्यों कही जाती है? क्योंकि बालक को विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ता है। फिजिकल चेंजिंग होती है, हार्मोनल चेंजिंग होती है, बालक और बालिका दोनों में इस तरह के बदलाव आते हैं, इसलिए एक समस्यात्मक अवस्था भी कही जाती है। साथ ही इस अवस्था में बाल अपराधों की संख्या सर्वाधिक होती है। इस अवस्था में बाल अपराधों की संख्या सर्वाधिक होती है। इस अवस्था में बाल अपराधों की संख्या सर्वाधिक होती है। देखिए, जितने भी आपको आतंकवादी मिलते हैं, अक्सर इसी उम्र के लोगों को लोग बरगलाते हैं, क्योंकि इस समय जो छाप पड़ती है वो परमानेंट बन जाती है। तो ये समस्यात्मक अवस्था भी है, और साथ ही इसमें बाल अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। सबसे अधिक बाल अपराध इसी आयु में होते हैं, इसीलिए आतंकवादी सबसे पहले किशोर को ही टारगेट बनाते हैं, उन्हें ही वो सबसे पहले आतंकवादी बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए ये अवस्था बहुत सोच समझ कर चलने वाली अवस्था है। पांचवा, इस अवस्था का बालक इस अवस्था में ना तो ये इसको बड़ा समझा जाएगा और ना ही छोटा समझा जाता है। किशोर को ना ही बालक माना जाता है और ना ही प्रौढ़। इस अवस्था में किशोर को ना बालक माना जाता है ना ही प्रौढ़। देखिए, यह ऐसी अवस्था है कि इसमें बालक को ना तो हम किशोर को ना तो हम बालक मानते हैं ना प्रौढ़ मानते हैं। अब बालक क्या करे? अगर जो वो बच्चों के साथ खेल रहा है तो गार्जियन कहते हैं कि बच्चों के साथ क्या खेल रहे हो। अगर जो दो चार लोग बड़े लोग बैठकर बात कर रहे हैं, वो आके बीच में बैठ जाए तो उससे कहेंगे क्या बड़ों की बात सुन रहे हो। तो क्या करे बेटा? ना बालकों के साथ रह सकता है, ना वो प्रौढ़ों के साथ रह सकता है, तो जाए कहाँ? ऐसी कंडीशन में यहाँ भी एक समस्या पैदा हो जाती है, इसीलिए भी इसे समस्यात्मक अवस्था कहते हैं। तो ये कुछ
प्रमुख महत्वपूर्ण बिंदु थे जिन्हें हमने जिनको मैंने आपको बताया है आज। इस पे और भी डिटेल में हम चर्चा करेंगे जब हम अलग अलग विकास को पढ़ेंगे। शारीरिक विकास अलग पढ़ेंगे, मानसिक विकास अलग पढ़ेंगे, संज्ञानात्मक विकास अलग पढ़ेंगे, संवेगात्मक विकास अलग पढ़ेंगे। इस तरह से जब जब हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे अलग अलग पार्ट में, तब इसका विस्तृत रूप सामने आएगा। ये मुख्य बिंदु आपसे के एग्जाम में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए इतने पॉइंट को हमने यहाँ क्लियर कर दिया है। आज की क्लास में बस इतना ही। जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आनंद उठाइए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।